नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करेंगे, फ्लो की अवस्था। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जब हम किसी काम में इस कदर खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। और यही अवस्था हमारे काम और खाली समय को ग्रोथ का एक जरिया बना सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं महान दार्शनिक अरस्तु के एक विचार से। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इसीलिए उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। ये बात है ना, हमारे आज के टॉपिक की बिल्कुल जड़ है। कैसे लगातार कोई काम करते हैं ना, हमें सिर्फ बेहतर ही नहीं बनाता बल्कि एक मकसद भी देता है। जरा सोचिए, आप किसी बर्फीली ढलान पर स्कीइंग कर रहे हैं। आपके लिए मानो समय रुक सा गया है। ना कोई बीता हुआ कल है, ना आने वाले कल की चिंता। बस यही एक पल है। आप पूरी तरह से उस अनुभव में डूब चुके हैं। हम सबने कभी ना कभी ऐसा जरूर महसूस किया है। तो आखिर ये जो जादुई सा एहसास है, ये है क्या? चलिए पहले सेक्शन में इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे कहते हैं फ्लो का एहसास, वो अनुभव जब हम किसी भी काम में पूरी तरह खो जाते हैं। और यहीं से एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, हम सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? इस सवाल का जवाब हमें हमारे इकिगाई तक ले जाता है। ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है जीने की वजह, और ये फ्लो की भावना से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जहां हम इस एहसास को एक नाम देंगे और इसकी वैज्ञानिक परिभाषा को भी समझेंगे। इसे कहते हैं सर्वोत्तम अनुभव या अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। एक मनोवैज्ञानिक है मिहाई चिक्सेंटमिहाई, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। उनके शब्दों में कहें तो फ्लो एक ऐसी अवस्था है जिसमें लोग किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता, और वो अनुभव अपने आप में इतना मजेदार होता है कि लोग उसे किसी भी कीमत पर बस करने के लिए करना चाहेंगे। फ्लो में आना ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का खेल है। सोचिए, अगर कोई काम हमारे हुनर के हिसाब से बहुत आसान है तो हमें बोरियत होने लगती है, और अगर काम बहुत ही मुश्किल है तो घबराहट होती है। फ्लो की अवस्था ठीक बीच में आती है, जब चुनौती और हमारा हुनर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस कमाल की स्टेट को, इस फ्लो को पाया कैसे जाए। चलिए तीसरे सेक्शन में इसे पाने की कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों पर बात करते हैं। यहाँ 3 मुख्य रणनीतियां हैं। पहला, कोई ऐसा काम चुने जो मुश्किल तो हो पर इतना भी नहीं कि हो ही ना पाए। दूसरा, एक बिल्कुल साफ और ठोस लक्ष्य तय करें। और तीसरा, एक वक्त पे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाएं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। दूसरी रणनीति यानी एक साफ लक्ष्य। इसे समझने के लिए जोई ईतो की ये मैप्स पर कंपास वाली मिसाल कमाल की है। देखिए, नक्शा हमें एक पहले से तय कठोर रास्ता दिखाता है, लेकिन कंपास क्या करता है? वो हमें सिर्फ सही दिशा और मंजिल दिखाता है, जिससे हम रास्ते में आने वाली मुश्किलों के हिसाब से अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। लक्ष्य साफ होना चाहिए, रास्ता नहीं। और ये बात आइंस्टीन के इस कोट से कितनी मिलती जुलती है। एक खुश इंसान अपने आज में इतना संतुष्ट होता है कि वो भविष्य के बारे में नहीं सोचता। मतलब, जब हम काम करने की प्रक्रिया में खो जाते हैं तो हम नतीजे की परवाह नहीं करते। असल में यही फ्लो और खुशी पाने की चाबी है। अब आते हैं तीसरी रणनीति पर। और सुनिए, ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करने की कोशिश में हमारी प्रोडक्टिविटी में कम से कम 60% की गिरावट आती है। मतलब फर्क बिल्कुल साफ है। जब हम एक काम पर फोकस करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, याद रखने की शक्ति बढ़ती है, क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ मल्टीटास्किंग हमें तनाव और बिखरा हुआ महसूस कराती है। तो सीधा सा हिसाब है, एक समय में एक काम। तो सवाल है, फोकस करें कैसे? यहां कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। अपना फोन बंद कर दें। हफ्ते में एक दिन टेक्नोलॉजी से उपवास रखें। पोमोडोरो तकनीक अपनाएं, मतलब 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। अपने काम करने की जगह से ध्यान भटकाने वाली हर चीज हटा दें। और हां, काम को एक रस्म की तरह शुरू करें और खत्म होने पर खुद को एक छोटा सा इनाम दें। अब थ्योरी से हटकर जरा प्रेरणा की बात करते हैं। चौथे सेक्शन में हम देखेंगे कि जो लोग अपने काम में माहिर हैं, वो असल जिंदगी में फ्लो की अवस्था को कैसे जीते हैं। जापान में ऐसे माहिर लोगों के लिए एक बहुत ही खास शब्द है, ताकुमी। ये वो कारीगर होते हैं जिन्होंने सालों की लगन और प्रैक्टिस से अपने हुनर को एक साधना बना लिया है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए।
हिरोशिमा के पास एक छोटा सा शहर है जहां एक ताकुमी मेकअप ब्रश के लिए बाल चुन रही हैं। उनके हाथ और उनके औजार ऐसे चल रहे हैं मानो दोनों एक हों, एक लय में नाच रहे हों। वो अपने काम में पूरी तरह से खोई हुई हैं। फ्लो का इससे जिंदा दिल उदाहरण और क्या होगा। आपको पता है, स्टीव जॉब्स भी जापानी कारीगरों की इसी सादगी और क्वालिटी के कायल थे। उन्होंने इसे एप्पल की डिजाइन फिलॉसफी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा माना। ये दिखाता है कि कैसे फ्लो से पैदा हुई महारत पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकती है। मशहूर एनिमेटर हयाओ मियाज़ाकी ने रिटायरमेंट की घोषणा तो कर दी, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से अपने स्टूडियो में ड्राइंग करते पाए गए। ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। क्या कोई इंसान सच में रिटायर हो सकता है अगर उसका काम ही उसका जुनून, उसका इकिगाई बन जाए? चलिए अब 5वें और आखिरी सेक्शन में इन सभी बड़ी बड़ी बातों को अपने रोज के जीवन में कैसे उतारें, इस पर बात करते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि फ्लो कहीं भी किसी भी काम में मिल सकता है। इसके लिए एक टर्म है माइक्रो फ्लो। ये एक कला है रोजमर्रा के छोटे मोटे या उबाऊ कामों में भी ध्यान और चुनौती की एक हल्की सी परत जोड़कर उन्हें मजेदार बनाने की। इसके कुछ उदाहरण तो बहुत ही कमाल के हैं, जैसे टोक्यो में एक लिफ्ट ऑपरेटर जो अपना काम गीत गाते हुए और बड़े सलीके से करती है, या फिर बिल गेट्स जो हर रात बर्तन धोते हैं क्योंकि उन्हें यह सादा सा काम पसंद है। और तो और नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फाइनमैन को ऑफिस की दीवारें पेंट करने में फ्लो मिलता था। तो यहां से एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र निकल कर आता है, लक्ष्यों से ज्यादा प्रक्रिया पर, रस्मों पर ध्यान दें। क्योंकि जब हम काम करने में ही मजा लेने लगते हैं तो नतीजे तो अपने आप बेहतर हो ही जाते हैं। और आखिर में ये एक लाइन शायद इस पूरी बातचीत का सार है, खुशी करने में है, परिणाम में नहीं। जब हम अपने काम में, अपनी कला में और अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल में फ्लो ढूंढ लेते हैं, तभी हम असल खुशी और मकसद को महसूस कर पाते हैं।